नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जो है रसायन विज्ञान ठीक का जो है कक्षा 12 के लिए। ठीक है, तो देखिए जो जारी किया है यूपी बोर्ड ने रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है यह आज 2024-25 का मैं हल करवाऊँगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर है आपको पूरा का पूरा हल करके जाना है, आराम से इसको रट करके ही जाना है। मैं ये पूरा मॉडल पेपर हल कराऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल की तरह से टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से लगभग मैं बता दूं ये 70 नंबर में से आपके 20 नंबर ज़रूर फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ये मॉडल पेपर हल करके जाना ही जाना है, याद करके जाना ही जाना है आपको, क्योंकि इससे ज़रूर आएगा। आप मिला लीजिएगा, क्योंकि अगले वर्ष भी एक मॉडल पेपर जारी किया गया था और इस वर्ष भी जारी किया गया है। अगले वर्ष वाला जो जारी किया गया था उससे कम से कम 20 नंबर फंसे थे और इस वर्ष भी आएंगे ही आएंगे इससे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल की तरह से हल करके इसे जाना है और हल मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए एक का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासर दाब 2.57 × 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में ये हमारे पास है, दूसरा ये है, तीसरा है, चौथा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है आपको वो लिखना है। तो देखिए हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो दिया है ना ये आयतन है, यानी वी का मान। तो वी का मान कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसे आयतन जो हमारे पास है ना ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इसे लीटर में बनाएंगे। तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 का जब आप भाग लगा दोगे ना तो 0.2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 1.26 ग्राम प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का भार कितना, 1.26 ग्राम। ताप कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन। तो टी का मान कितना है, 300। ठीक है, तो और देखिए परासर दाब भी दिया है, पी का मान दिया है हमारे पास 2.57 × 10⁻³ बार। पूछा क्या है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी एम का मान पूछा है। तो देखिए सूत्र क्या लगाना है आपको प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र लगाना है P बराबर W स्मॉल w गुणे RT/mv, ये लगाना है आपको सूत्र। तो W का मान यहाँ पर दिए, यानी P का मान दिया है, आप P का मान रख दीजिए, W का मान दिया है। ठीक है, और R का मान आपको याद करना 0.08 होता, 83 होता है। ठीक है, गुणे T का मान दिया है यहाँ पर इतना रख दीजिएगा, बटे M गुणे 0.2, क्योंकि हमारे पास v का मान आया है ना 0.2। ठीक है, रख देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा इतना, यानी 61.03 ग्राम मोल इनवर्स, इतना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही हल करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। तो पहला ऑप्शन में ये हमारे पास 3D3 है, 3D5 है, 3D8 है, 3D4 है, ये हमारे पास ऑप्शन में दिए हैं। तो देखिए जो 3D3 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, भरना है 3, तो आप डी में 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, क्योंकि डी के कितने कक्षक होते हैं, डी 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे, दूसरा तीसरा, क्योंकि डी में कितने भरना है, 3 भरना है। ठीक है, इसी प्रकार से 3D5 है, डी में कितने भरना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 आप ऐसे करके करके भर दीजिएगा। फिर डी में कितने भरना, यहाँ पर 8 भरना है, तो पहले आप एक एक करके हर एक कक्षक में भरेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक और भर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको भरना है।
तो डी में ये जो 5 कक्षा का यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हाँ सब में एक एक भर दोगे तो देखिए ज़्यादा कौन स्थायी होगा, जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ध्यान में रखना है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, डी इसमें कितने 3d5, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह अधिक स्थायी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा ही स्थायी होगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग नंबर कह रहा है संकुल, ये हमारे पास दिया है सूत्र से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारे पास है ये कितने आयन में टूटेगा। तो देखिए सबसे पहले ये प्लस में टूट जाएगा, ये पूरा का पूरा ये प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। और देखिए जब ये प्लस में टूटेगा तो ये हमारे पास जो है ना ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है ये 2 Cl यहाँ पर टूट जाएंगे तो एक आयन हमारे पास ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। और 2 आयन ये हो जाएंगे तो कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर घ नंबर कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। तो आपके ये हमारे पास दिया है एक ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एल्केन है एक है। तो ये हमारे पास चारों के चारों यहाँ पर कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा यानी क्वथनांकों का बढ़ता क्रम बताना ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वथनांक कम किसका होता है, जो हमारे पास एल्केन होते हैं। तो एल्केन को सबसे पीछे रखना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास एल्केन दोनों में ही सबसे पीछे है, ये एल्कोहल है, ये सॉरी एल्कोहल नहीं, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। तो इसीलिए गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन, क्योंकि इनका ज़्यादा होता इससे, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पीछे कौन रहेगा, एल्केन रहेगा, यानी कि मतलब इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ये सबसे पीछे रहेगा। तो दोनों में है, लेकिन इसके बाद किसका ज़्यादा होता है, इसके बाद इससे यानी एल्केन से ज़्यादा होता है ईथर का। किसका होता है, ईथर का। तो ईथर इससे आगे रहेगा, इससे आगे रहेगा। ईथर हमारे पास ये है। तो इन दोनों में आप देखिएगा ये तो एल्कोहल है, ठीक है ना। एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो ईथर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एल्कोहल नहीं होगा, ईथर आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा एल्डिहाइड, यानी कि मतलब ये हमारे पास ब्यूटेनल। फिर इससे ज़्यादा एल्डिहाइड से ज़्यादा किसका होता है, एल्कोहल का, ठीक है। तो इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये क्रम जरूर याद में रखना है, ठीक है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों हमारे पास एक का अंगा कह रहा है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से यानी बनता है, क्या बनता है, पहला प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, दूसरा प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, तीसरा द्वितीयक एमीन और चौथा है तृतीयक एमीन। तो मैं बता दूं आपको जो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण है इसके द्वारा केवल क्या बनता है, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन भी ही बनाया जाता है, ये बिल्कुल नहीं बनाया जाता, ये तीनों की दोनों, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माल्टोस बना होता है, किससे बना होता है। तो ध्यान में रखिएगा माल्टोस जो होता है 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। केवल 2 अणु जब ग्लूकोज के मिला दिए जाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास माल्टोस बनता है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। इसके बाद देखिए ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, अच्छा सा ये भी क्वेश्चन है। 2 का क्वेश्चन कह रहा है वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, देखिए असामान्य मानों की व्याख्या, असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए वांट हाफ ने एक नए गुणांक का समारोह किया था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ये आपको परिभाषा ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जो अणुसंख्य गुणधर्म आपने पढ़े हैं पीछे, तो उसमें क्या करना है, उनके सबसे पहले आपको सूत्र लिख लेना है। लेकिन जो हमारे पास वांट हाफ गुणांक होता है इसे व्यक्त करते हैं आई से, इसे किससे व्यक्त करते हैं, आई से। तो ये जो हमारे पास आई है ना, इसी को आपको क्या कर देना है, ये सबसे पहले आपको ये सूत्र लिखना है। ये सूत्र जब आप लिखेंगे इसमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम हमारे पास ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, आई आपको लगा देना है। ये वांट हाफ जो गुणांक है जब आप आई लगा दोगे तो ये हमारे पास एक संबंध हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम। एम क्या है, ये हमारे पास जो है एम मोललता है, ये ध्यान में रखिएगा। एम क्या है, ये मोललता है। तो वहाँ पर जब आई लगा दोगे ये भी हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा, क्योंकि अणुसंख ऊर्ध्वाधर किस प्रकार संबंधित है, तो आई आप लगा दोगे ये सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार पराशर दाब पाई बराबर होता है सी आर टी, उसमें भी आप आई लगा दोगे, ये भी एक सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा टी एफ बराबर होता है क्वथनांक में अवनमन, ठीक है ना। तो ये होता है डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई के एफ एम। तो यह भी आपको सूत्र याद में रखना है, ये चारों के चारों, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का कह रहा है कि अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, यही कह रहा ना। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है अंतराकाशी यौगिक क्या है, लिखना है इसमें कि जब हाइड्रोजन कामा कार्बन या नाइट्रोजन के छोटे परमाणु धातु के क्रिस्टल जालक के कहाँ पर अंदर फंस जाते हैं, यानी क्रिस्टल जालक, ये जाल जैसे संरचना होगी उसमें कौन फंस जाते हैं, ये फंस जाते हैं तीनों के तीनों। जब तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते, यौगिक को क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या लिखना है, संक्रमण धातुओं का आकार जो होता है ना, ये संक्रमण धातुएं जो होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंटल, तो संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, तभी तो वहां जाकर ये फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जालनुमा संरचना होती है, जिसके कारण इन यानी क्यों फंस जाते हैं जाकर, क्योंकि उनमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है, तभी जाकर वो अंदर फंस सकते हैं। अगर ये रिक्त स्थान नहीं होंगे तो ये बिल्कुल तेज नहीं फंस सकते, ठीक है ना। तो यही कारण है कि वो फंस जाते हैं आकर जाकर के, और जो संरचना बन जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक। तो संक्रमण धातुओं का आकार जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण इसके क्रिस्टल जालक के मध्य क्या होता है, अंतराकाशी स्थल उपस्थित होते हैं, यानी खाली जगह पाई जाती है, जहां पर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन या नाइट्रोजन आदि क्या हो जाते हैं, फंस कर अंतराकाशी यौगिक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ऐसे ही लिखकर आना है, अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपको लिखना है लिगैंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, विपाटन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईजी जैसे हमारे पास आयोडीन माइनस Br माइनस ये बढ़ता हुआ एक क्रम है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये ETC यानी और होते हैं, लेकिन आपको इतना ही दिखा देना है थोड़ा बहुत समझने के लिए, ठीक है। तो ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। नंबर 1 है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो देखिए क्लोरोएथेन से ब्यूटेन यानी कार्बन डबल करना ना, कार्बन चयन, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, ब्यूटेन बनाना है 4 कार्बन करना, तो आप वोल्टेज अपक्रिया जरूर लगा दीजिएगा। जब भी कार्बन की श्रृंखला दुगनी करनी हो तो आप वोल्टेज अपक्रिया लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्लोरो एथेन है, हमें ब्यूटेन में जाना है। तो ब्यूटा जब क्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनता है, लेकिन एल्किल हैलाइड हमारे पास क्या है यहाँ पर CH3CH2Cl यानी क्लोरो एथेन, इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, दोनों को डबल करना है यहाँ पर, तो 2 Na हो जाएंगे, तो 2 क्लोरीन, तो 2 NaCl निकल जाएगा, 2 हमारे पास CH3CH2 हो जाएंगे ना, 2 देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या है हमारे पास ब्यूटेन है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो देखिए ये हमारे पास एनिलीन है, इसकी क्रिया सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl से कराओगे तो क्या बनेगा C6H5N2Cl, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये ध्यान में रखना, ये बहुत फेमस सूत्र है, ठीक है। फिर इसकी क्रिया आपको क्या करना है CuCl बटे Cl से, तो देखिए N2 यहाँ पर निकल जाएगा और ये C6H5 जो है इसे ले जाएंगे तो ये बना देगा और H इसे ले जाएगा Cl बना देगा, ठीक है। यही हमारी क्या है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। इसके बाद देखिए हमारे पास ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। तीसरे का क्वेश्चन कह रहा है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकाल, इसका सूत्र है ये हमारा C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। बिलियन के नंबर का है हिमांक अवनमन, इसकी गणना करना है। दूसरा खा नंबर है हिमांक की भी गणना करना है। तो बिलियन यानी कि मैं हिमांक में अवनमन भी हमें निकालना है और हिमांक की भी गणना करना है। ये दोनों को, दो हिमांक अवनमन यानी कमी और हिमांक की भी दोनों की गणना करना है। तो देखिए
देखिए दिया क्या है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका भार कितना है, इथिलीन ग्लाइकॉल स्मॉल डब्ल्यू का 45 ग्राम, और 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो जल का भार कितना है, बड़ा बल डब्लू, ठीक ना। जो हमारे विलेय है, विलेय के भार के लिए स्मॉल डब्लू, और विलायक के भार के लिए हमेशा कैपिटल डब्लू का इस्तेमाल करिएगा, ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है, आसानी आपको रहेगी। अब इसके बाद देखिए हमारे पास इतना दिया है। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का आप अणुभार निकालिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 62 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें KF का मान याद रखना है, ठीक है। जल के लिए KF आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो KF का मान कितना होता है, 1.86 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मोलल अवनमन स्थिरांक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, अवनमन स्थिरांक है। इसके बाद देखिए आपको सूत्र लगाना है, डेल्टा TF बराबर होता है स्मॉल डब्लू गुणे हमारे पास क्या है, KF गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि हिमांक अवनमन निकालना है, अवनमन यानी कमी कितनी क्या है, तो डेल्टा TF जिसे कहते हैं। तो देखिए आप मान रख दोगे यहाँ पर, KF का मान आपको रख देना, ये KF का मान आपको ध्यान में रखना, याद करके ही रखना, क्योंकि नहीं देता कभी कभी सवाल में, ठीक है, कभी कभी दे देगा, कभी कभी नहीं देगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद करके जाना है KF का मान जल के लिए, ठीक है। तो देखिए KF का मान यहाँ पर आप रख दीजिएगा 1000, m का मान यहाँ पर कितना निकल गया है प्रिय विद्यार्थियों, 62 निकल गया है, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र तो दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता। आपको इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये नहीं देता लिख कर, ठीक है ना, सवाल में, तो ध्यान में रखना है, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो आप निकालिएगा कितना निकल के आ जाएगा, 62। तो आप रख दीजिएगा W का मान यहाँ पर 600, आप हल करिएगा कितना निकल के आएगा, डेल्टा TF का मान आ जाएगा 2.25 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हिमांक का अवनमन है, लेकिन हमें क्या निकाला, हिमांक की भी गणना करना है। तो देखिए विलयन का हिमांक हमें निकालना है, क्योंकि विलयन के निकालना, विलयन के हिमांक में अवनमन और विलयन के हिमांक की गणना दोनों पूछ रहा है हमसे। तो देखिए विलयन का हिमांक कैसे निकलेगा, खा नंबर पूछ रहा था, तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास जल का हिमांक है, जो हमारे पास जल का हिमांक होता है, तो आपको क्या करना, जल का हिमांक में आप हिमांक में अवनमन घटा दीजिएगा, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा विलयन का हिमांक, ठीक है। तो जल का हिमांक कितना होता है, 273.15, ये केल्विन में होता है, ठीक है ना, कई केल्विन में, क्योंकि केल्विन में आया आंसर, ठीक है। तो देखिए माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास हिमांक में अवनमन कितना है, डेल्टा TF का मान हिमांक में अवनमन जो आया है 2.25 आया है, आप घटा दीजिएगा 270.90 केल्विन, आपका आंसर निकल के आ जाएगा विलयन का हिमांक, क्योंकि हिमांक की गणना करने के लिए कह रहा था विलयन के, तो आपको ऐसे ही करना है। तो विलयन का हिमांक आप कैसे निकालेंगे, जो जल का हिमांक होगा उसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे हिमांक में अवनमन, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा विलयन का हिमांक, ठीक ना। तो विलयन का हिमांक आप कैसे निकालोगे, हिमांक में अवनमन कैसे निकालोगे, तो विलयन के हिमांक में अवनमन आपको यदि निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे इस सूत्र से, ठीक है। यदि केवल विलयन का हिमांक निकालना है तो आप जो जल का हिमांक हो उसमें आप माइनस कर दीजिएगा हिमांक में अवनमन, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर तीसरे का कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। पहला प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो देखिए अगर प्राथमिक एल्कोहल यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हुआ है तो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए गए होंगे, जो हमारे पास KMnO4 ये तो यह यूज किया गया होगा इसको इसमें चेंज करने के लिए, या तो हमारे पास यह चेंज यूज किया गया होगा, ठीक है। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपने सूत्र बहुत ही पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है प्रोपेन टू अल्का प्रोपीन में निर्जलन। जब निर्जलीकरण कराना हो तो आप यूज कर सकते हैं सांद्र H2SO4। ताप कितना रहेगा, लगभग रहता है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताप भी आप लिख दीजिएगा 160 या 65 या 70 आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया होगा, निर्जलीकरण के लिए किया जाता है सांद्र H2SO4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों तीसरे गा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन। तो देखिए एसिटल्डिहाइड एक तरफ और एक तरफ एसीटोन लिखना आना है, ठीक ना। तो देखिए जो एसिटल्डी होता है वो टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कौन, एसीटोन। तो दूसरा है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, कौन, जो एसिटल्डिहाइड होता है, जबकि एसीटोन क्रिया नहीं करता है, ठीक है। यही आपको अंतर लिखना, यह कर लेता है क्रिया, यह नहीं करता, यह कर लेता है फेलिंग विलयन से, यह नहीं करता है, ठीक है। आपको अंतर ऐसे ही लिखना है ताकि आसान रहे, ये कर लेगा ये नहीं कर लेगा, जस्ट अपोजिट लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखिए
दूसरा एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। तो देखिए एसिटोफिनोन का सूत्र होता है ये, बेंजोफिनोन का सूत्र होता है ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एसिटोफिनोन क्या होता है, ये आयोडोफार्म परीक्षण देता है। क्यों आयोडोफार्म परीक्षण देता है? क्योंकि इसमें मेथिल समूह है, ठीक है। जबकि ये हमारे पास जो बेंजोफिनोन है ये आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें मेथिल समूह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसीलिए आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा, यानी नो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि क्रिया करेंगे तो येलो पीपीटी बनाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जबकि यहाँ नो रिएक्शन लिख देना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए तीसरे का घ क्वेश्चन करा, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। ये जो है पूछा नहीं जाता है, लेकिन यानी कि मतलब आगे ये क्वेश्चन ऐसे पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन पूछ लिया है तो मैं आपको बनाकर दिखाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बनाकर भी लाया हूँ। आपको कैसे करना है, ये हमारे पास जो साइटोसिन है इसकी संरचना आपको ऐसे बनाना है। जो थायमिन होता है ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ठीक है ना, ये इसकी संरचना आपको ऐसे बनाना है। और जो हमारे पास ग्वानिन होता है, ग्वानिन की संरचना आपको ऐसे बनाना है। जो एडिनिन होता है, एडिनिन की संरचना आपको ऐसे बनाना है। इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि पूछा तो नहीं जाता है ज़्यादा, बाई चांस शायद पूछ भी ले सकता है। तो आप याद करके बनाकर सीख कर जरूर जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 का क्वेश्चन कह रहा है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, कह रहा है। द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलते हैं हम देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर है कि शुद्ध एथेनॉल आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब मिश्रण 95.6% 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल की संरचना प्राप्त करते हैं तो यह एक एजोट्रॉपिक मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? एजोट्रॉपिक मिश्रण बन जाता है, ठीक है। यह मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का होता है। यह मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 न्यूनतम क्वथनांकी एजोट्रॉप और दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी एजोट्रॉप। तो ध्यान में रखिएगा यही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 का कि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना भी करना है। तो देखिए सबसे पहले चालकता की परिभाषा लिखना है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। यानी कैप्पा बराबर होता है 1/ρ होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि मतलब यही यानी रो, ठीक है। अब देखिए मोलर चालकता की परिभाषा लिखना है, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहा जाता है? मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है लैम्ब्डा m बराबर होता है कैप्पा क्या है? चालकता। कैप्पा गुणे 1000 बटे क्या होता है? C, यानी सांद्रता, ठीक है। ये होता है सूत्र। लेकिन कह रहा सांद्रता के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखना है कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता घटाने पर, यदि सांद्रता घटाते हैं तो चालकता हमेशा क्या होती है? घटती है। जबकि चालकता क्या होती है? घटती है। जबकि जो होता है हमारे पास वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो यही होता है इनमें क्या परिवर्तन सांद्रता के साथ, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसा ही लिखना है कि यदि यहाँ पर सांद्रता घटाते हैं तो चालकता यानी कि घटती है, यानी सांद्रता घटाते हैं तो चालकता घटती है, यानी कि मतलब सांद्रता घटाते हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। यही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए हमारे पास 4 का गा क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, ठीक है। तो नंबर 1 कह रहा है अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो अवकल वेग समीकरण क्या होता है? दोनों के लिए लिखना है। तो यानी कि मतलब के यानी वेग बराबर होता है के क्या है? वेग स्थिरांक ए के पावर 1, क्योंकि यहाँ ए के प्रति प्रथम घात लिखना है, ठीक है, और बी के प्रति द्वितीय घात है, ठीक है, द्वितीय कोटि के है। तो यहाँ पर कोटि कितनी लगा देना? 2, क्योंकि 2 वही तो कह रहा है ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि। तो एक की कोटि रहेगी 1, अब बी की कोटि कितनी रहेगी? 2। तो उसी प्रकार दोनों घात लगा देना, ठीक है। इसके बाद दूसरा कह रहा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बी की सांद्रता यदि 3 गुनी कर देंगे तो यानी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, तो वेग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद कह रहा है
वेग 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा। तीसरा कह रहा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2 रख दोगे आप, यानी कि मतलब दोनों की सांद्रता दोगुनी, तो 2 आप यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास वेग 8 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों करना दोगुनी करना, दोनों की दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह रहा है। तो वेग बराबर 2 के पावर 1 और गुणे 2 के पावर 2, यहाँ पर आप रखिएगा, यानी गुणा ही तो कराना है तो 2 के पावर 1 रखे दोगे, क्योंकि दोनों में दो करना है। ठीक है ना, क्यों कह रहा दोनों की सांद्रता दोगुनी करना है, तो आप यहाँ पर 2 रख दोगे, इसकी जगह भी 2 रख दोगे। तो 2 के पावर 2 का मतलब वही 2 और 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का घ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का कारण लिखिए। पहला है हमारे पास Cr2+ प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 2+ प्रबल ऑक्सीकारक है। तो क्यों है? तो देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा ऐसा, क्योंकि आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 है, तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन खा गए ना। इसके बाद 6 और भरना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये ध्यान में रखिए, क्रोमियम में अपवाद होता है। ठीक है, तो आप क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और हमारे पास यानी क्रोमियम में जो हमारे पास S होता है, इसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे और D में 5 है, लेकिन वहाँ पर 2+ लगा है ना, तो S का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन गोल कर दोगे और D का भी आप 1 गोल कर दोगे, क्योंकि हमें 24 तो जो होता है इसका, लेकिन 22 तक ही जाना है। ठीक है, तो 18 यहाँ और 4 यहाँ, 18 4 22 है। तो देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दीजिएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर देखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा हैं, इसलिए क्या ये प्रबल ऑक्सीकारक है मैग्नीज, जबकि ये क्या है? प्रबल यानी कि मतलब अपचायक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है इसका? 25 होता है परमाणु क्रमांक, तो 18 यहाँ पर भर जाएगा, 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 हो जाएगा 24 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर S से 2 इलेक्ट्रॉन गोल कर दिए गए, क्योंकि S में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 तो गोल कर दिए गए हैं, तो यही होता है यहाँ पर। तो आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पर अपवाद होता है इसका, इसमें क्या होता है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जबकि यहाँ पर 2 भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कि आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, क्योंकि तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे करना है, D में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होता है? अत्यंत अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या? अत्यंत अस्थायी है। आपको इतना ही इसमें लिखना है। इसके बाद देखिएगा ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 5 का क्या कह रहा है? प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। फिर कह रहा है डिस्चार्ज होते समय इस सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। फिर कह रहा है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसमें लिखना है, आपको ऐसे उत्तर में कि ईंधन सेलों को रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रिचार्जिंग की। आप ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि क्या होता है? ईंधन की लगातार आपूर्ति रहने के साथ यह सेल जो होता है निरंतर काम करते हैं। जब तक ईंधन रहेगा तब तक ये निरंतर काम करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी रिएक्शन लिखना है। तो एनोड रिएक्शन में क्या लिखना है? Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, तो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बराबर। इसके बाद कैथोड रिएक्शन लिखना है। पीबी यानी कि मतलब ये जो होता है पीबी यहाँ पर एनोड का काम करता है, जो PbO2 जो होता है ये कैथोड का काम करता है। ठीक है, इसमें सेल में, ठीक है ना, ईंधन सेल में। तो यहाँ पर PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये लेना पड़ता है। तो ये जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा PbSO4 प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे ना, नेट रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जब आप जोड़ोगे तो Pb हो जाएगा, PbO2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब जुड़ जाएगा ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2H2SO4 हो जाएगा, 2H2SO4, क्योंकि 2 यहाँ पर है ना ये, और 4H प्लस है, तो यहाँ पर 2H2SO4 हो जाएगा। एरो यहाँ पर PbSO4 यहाँ पर 2 है ना, तो 2PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये तो कट चुके हैं, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ना। ये आपको रिएक्शन लिखना है। इसके बाद लिखना है संपूर्ण H2SO4 और PbSO4 निर्माण के कारण
समाप्त हो जाता है। संपूर्ण जो H2SO4 जो होता है ना, वो PbSO4 निर्माण के कारण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अतः सांद्रता घटने के साथ घटने कारण घनत्व भी क्या हो जाता है, घट जाता है, ये ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है, आसान यानी शानदार के साथ ऐसे आप करोगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए इसका पार्ट नंबर दूसरा बहुत ही जल्द। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।